हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। वी आर हेयर फॉर ए न्यू लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। किसका है वो? विद्युत विभव एवं धारिता का। तो लेक्चर नंबर 3 हम लेकर आए हैं यहाँ पर, और आपको जिसका इंतजार था। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और इसी में हम देखेंगे किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम लेक्चर को चालू करते हैं। बातें तो आपसे होती रहती हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन दिया है, आप वहाँ पर हमसे बातें कर सकते हैं। तो किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे। पहले हम जान लेते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो देखते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों को पास लाने व दूर ले जाने में, यहाँ जैसा कि लिखा गया है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों को पास लाने व दूर ले जाने में प्रतिकर्षण व आकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, प्रतिकर्षण व आकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य क्या कहला रहा है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और इसे U से व्यक्त करते हैं। यहाँ थोड़ा बड़ा U बना दें, आपको अलग से दिखाई दे ये। ठीक है, इसे U से व्यक्त करते हैं। अब समझिए, अब आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो मैं काम कर रहा हूँगा, ठीक है, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो मैं काम करूँगा वो मेरा विद्युत स्थितिज कहलाएगा। अगर मैं इसको पास लाऊंगा तो आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, तो वो काम क्या कहला रहा है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं हम। तो देखिए, मेरे पास एक ऐसा निकाय है, यानी कि मेरे पास दो बिंदु आवेश है Q1 व Q2, जिनके बीच की दूरी है R। यहाँ पर निकाय क्या है? Q1 व Q2। माना कोई निकाय Q1 व Q2 से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी R है। ठीक है, तो Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत विभव या विद्युत विभव की परिभाषा से लेकिन हम एकल बिंदु आवेश के कारण देख रहे हैं, तो यहाँ विद्युत विभव की परिभाषा नहीं देखते हैं। ठीक है, तो अगर इसका विद्युत विभव हुई है, जिसे हम विभवांतर कह सकते हैं, विभवांतर के रूप में। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से लाएंगे और अनंत बिंदु से लाएंगे, दोनों में फर्क होता है। अनंत से लाएंगे तो विद्युत विभव हो जाएगा, और एक निश्चित बिंदु से ला रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो आपका विभवांतर हो जाएगा। तो वो आपका विभव क्या होगा? एकल बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 के Q1 में R, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? Q2 आवेश को अनंत में, यानी कि जो Q2 आवेश है उसको Q1 के पास लाएंगे, तो अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम? Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बेटा? W बराबर VQ2। ये विद्युत विभव की परिभाषा से आता है, V बराबर W/Q, लेकिन हम Q2 आवेश को ला रहे हैं, तो W बराबर VQ2। ठीक है, अब इसमें मैं समीकरण 1 से क्या कह सकता हूँ? समीकरण 1 का मान यहाँ पर मैं रख दूँ, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का मान जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा? W बराबर V का मान क्या है? 1/4πε0 के Q1 Q2 में R। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, जो मैंने काम किया है वो मेरा विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर जो काम किया है वो क्या होगी बेटा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ओके, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि W की जगह मैं U लिख सकता हूँ। तो U बराबर 1/4πε0 के
Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक है, क्या है बेटा, U बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में R। ये हमारी होगी किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर आपका जो निकाय है अगर वो वायु या निर्वात में होगा तो आप के बराबर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, तब आपका फॉर्मूला क्या बनकर आएगा भाइयों बच्चा लोगों, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। ओके, ये हमारा फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया। तो ये तो आ गई बेटा किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमें देखना है किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बाद हम देखेंगे अगर निकाय में कुछ ज़्यादा आवेश हो, है ना, 2 आवेश से अधिक हो, है ना, तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखनी है हमें। तो उसे देखने के लिए चलते हैं नए पेज की तरफ। तो अब हम देखते हैं 2 से अधिक निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर अभी हमने देखा था वहाँ पर 2 आवेश थे, लेकिन अब हमने यहाँ पर लेनी है 2 से अधिक। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 से अधिक आवेश है और 2 से अधिक ही निकाय बन रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर मैं इस निकाय की बात करूं मेरे पास कितने निकाय इस आकृति में बन रहे हैं। तो देखिए, एक तो Q1 Q2, एक Q1 Q3 और एक Q2 Q3, यानी कि एक निकाय ये गया, एक निकाय ये गया, एक निकाय ये गया, है ना। तो 3 निकाय मेरे पास बन रहे हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा, एक तो पहले निकाय की स्थितिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक दूसरे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा और एक तीसरे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, U बराबर, अब पहले निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो Q1 व Q2 की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर 1/4πε0 के Q1 Q2 और दूरी क्या है इनकी A। ओके, प्लस दूसरे निकाय की बात करूं Q2 Q3 की, तो यहाँ लगाएंगे 1/4πε0 के Q2 Q3 अपॉन में दूरी क्या है A, प्लस अगले का भी करेंगे तो 1/4πε0 के Q1 Q2 और दूरी क्या है, माफ करना बेटा, अगला निकाय बन रहा है Q3 Q1 और दूरी क्या है A। अब सभी में कॉमन क्या है, तो कॉमन है 1/4πε0 के और दूरी साथ में A। अंदर क्या बचा, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1 और ये आपकी आ गई विद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसमें 1 से अधिक निकाय हैं, सॉरी माफ करना 2 से अधिक निकाय हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ दूरी अलग अलग ली होती तो इनके नीचे दूरी बनी रहती, मेरे पास ये दूरी कॉमन है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम वर्ग की तरफ चलते हैं। तो बताइए, जैसा आपने देखा यहाँ 3 भुजाएं तो 3 निकाय बन गए, लेकिन अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर 4 भुजाएं तो 4 निकाय बन जाएंगे, तो बेटा आप गलत हैं। ठीक है, तो आप भूल रहे हैं एक वर्ग में आपकी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन साथ में 2 विकर्ण भी दिए होते हैं, तो ये विकर्ण भी तो निकाय बनाएंगे। ओके, अब विकर्ण की लंबाई हमें चाहिए, तो विकर्ण की लंबाई हम जानते हैं, अगर दूरी हमारे पास वर्ग की भुजा दी है A, तो वो क्या कहते हैं विकर्ण की लंबाई हो जाती है A√2। आप सभी इससे परिचित हैं अच्छे से। ठीक है, अब मैं निकाय की बात करूं तो मेरे पास निकाय बन जाएंगे, एक तो Q1 Q2 का, Q2 Q3 का, Q3 Q4 का, Q4 Q1 का, अगले निकाय क्या हो जाएंगे Q1 Q3 का, Q2 Q4 का। तो कुल 6 निकाय मेरे पास बनेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में हम बात करें तो मेरे पास 6 निकाय बनेंगे। तो पहला निकाय देखिए क्या है, तो मैं यहाँ पूरा K लगाऊंगा, K Q1 Q2 अपॉन में दूरी क्या है A, प्लस अगला निकाय K Q1 Q2 अपॉन में दूरी क्या है A, प्लस अगला निकाय बेटा क्या है Q3 Q4 और दूरी क्या है A, प्लस अगला निकाय Q4 Q1 और दूरी क्या है A,
तो 4 निकाय ये बन गए। अब 2 निकाय और बनेंगे, वो कौन सा बनेंगे बेटा, यहाँ के लगा लेते हैं। के का मतलब हो गया 1/4πε0 के। ओके, अगला निकाय देखिए, अगला निकाय क्या बन जाएगा, Q1 Q3 का, तो प्लस के Q1 Q3 और इनके बीच की दूरी हो जाएगी a√2। कितनी हो जाएगी, a√2 प्लस अगला निकाय Q2 Q4 वाला, के Q2 Q4 और दूरी क्या है a√2। कितनी है, a√2। अब कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन लिया जा रहा है तो k और बट्टे में a, ये सब कॉमन मिल रहा है, k और बट्टे में a। k का मान आप जानते हैं 1/4πε0 के, यहाँ k ये बड़ा है वो छोटा है, ठीक है। तो अंदर क्या क्या बच रहा है, जितने निकाय बन रहे हैं उतने क्या थे बच रहा है। तो देखिए Q1 Q2 प्लस Q1, यहाँ फिर से एक गलती कर दी, Q2 Q3 अगला निकाय, तो Q2 Q3 प्लस Q3 Q4 प्लस Q4 Q1 प्लस Q1 Q3 और बट्टे में क्या बचा है, इनके पास a बाहर निकल गया तो √2 बचा है, ठीक है, √2 और साथ में Q2 Q4 बट्टे में a तो बाहर निकल गया तो बट्टे में बचा है √2। ओके, और यहाँ लगा देंगे कोष्टक, ठीक है। ये आपका किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा मैंने वर्ग की निकाल दी है। एक डिफिकल्ट सवाल यहाँ पर अगर मैं बना सकता हूँ, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट सवाल क्या हो जाएगा सर, अब मेरे पास एक घन है, इस घन पर प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश रखा गया है, Q, और इस घन की भुजा की लंबाई है a। तो आपको इसकी कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए इस घन में कितने निकाय बन रहे हैं। ये सवाल आपको करने के लिए दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो फर्स्ट जानकारी देख लीजिए आपको क्या मिल रही है यहाँ से। तो पहली जानकारी आपको ये मिल रही है कि सभी पर Q आवेश रखा है, सभी कोनों पर, तो कुल कोने होते हैं इसमें 8। तो बात कर लिए एक वर्ग की, तो देखिए एक निकाय, 2 3 4 निकाय हो गए, 5 6 और ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। तो a दूरी वाले कुल कितने निकाय बनेंगे, 12 निकाय बनेंगे। यानी कि जिसमें आप u बराबर k और ये 12 Q, ठीक है। चलिए अगर इनकी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा u है, यानी कि इसका ये कर सकते हैं 12 U, ठीक है। बाद में हम ऐड कर देंगे, दूरी वगैरह लगा लेंगे। a दूरी वाले, दूसरा है सर इनके विकर्ण भी आपने बताए थे, तो विकर्ण का लगा लेंगे। तो एक फलक 2 विकर्ण बना रहा है और घन में टोटल 6 फलक होते हैं, तो a√2 दूरी के कितने फलक बनेंगे, 12, क्योंकि 6 फलक हैं और एक फलक पे 2 विकर्ण हैं, तो टोटल विकर्ण कितने हो जाएंगे, 12। तो ये भी बेटा कितने हो जाएंगे, 12 U, ठीक है। इसे U1 कह दो, इसे U2 कह दो। अब तीसरी हिंट आपको ये मिलेगी, तीसरी हिंट है आपको कि घन के भी अपने विकर्ण होते हैं। जो घन है आपका, इस घन के भी अपने विकर्ण होते हैं। तो एक इस कोने से इस कोने तक, एक इस कोने से इस कोने तक, एक इस कोने से इस कोने तक और एक इस कोने से इस कोने तक, यानी कि कुल 4 कोने इसके हैं। और इसकी घन के विकर्ण की जो दूरी होती है वो होती है a√3 दूरी होती है इसकी, और इसके 4 बन रहे हैं निकाय। तो इधर जो u का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4U3, ठीक है। अब U1 U3 के मान आपको पता है क्या लगाना है, तो एक बार मुझे इसका आंसर आप कमेंट में राइट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको नहीं आता है तो वो भी मुझे बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है बेटा हमारा किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य।
तो अब देखते हैं हम एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर आप इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाओगे तो इसके लिए आपको छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है आपका जो क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव P है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो इस पर बलयुक्त आघूर्ण लगेगा, वो क्या हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। हम जानते हैं कि टाउ बराबर PE साइन थीटा होगा, क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में आपका कोई विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है और वो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या बना रहा है थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो इस पर एक बलयुक्त आघूर्ण कार्य करेगा, वो हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब इस विद्युत द्विध्रुव को यदि हम अति सूक्ष्म कोण DQ से घुमाएं तो इस पर हमें कितना काम करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं डी थीटा से घुमाने में किया गया था, डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। तो डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य बेटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा DW बराबर टाउ डी थीटा। अब टाउ का मान यहाँ रख देंगे तो वो क्या है PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। DW बराबर PE साइन थीटा डी थीटा। एंड नेक्स्ट अगर मैं अभी तो मैं डी थीटा से घुमा रहा था, अगर मैं अब क्या करूँ थीटा 1 से थीटा 2 घुमाऊँ, घुमाने में किया गया कार्य, तो यानी कहना क्या चाहता हूँ बेटा मैं यहाँ, तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि इसका समाकलन कर दें। आप क्या कर दें समाकलन कर दें, और आपके पास लिमिट दी गई है थीटा 1 से थीटा 2, तो W बराबर इंटीग्रेशन वे थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। DW का मान यहाँ रख देंगे, तो DW का मान यहाँ रख देंगे, तो थीटा 1 से थीटा 2, DW का मान क्या है बेटा PE साइन थीटा डी थीटा। W बराबर PE बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इसको सही से लिखें साइन थीटा डी थीटा, PE बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा साइन थीटा डी थीटा। और आप सभी होशियार बच्चे हैं, है ना बच्चा, तो बच्चा यहाँ पर हमें क्या करना है, अब साइन थीटा डी थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है माइनस का कॉस थीटा, क्या होता है माइनस का कॉस थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चा थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। अब थीटा 1 से थीटा 2 यहाँ पर रख दें, ठीक है, यानी कि W बराबर लिमिट अगर रखते हैं तो वो कितनी हो जाएगी PE, एक बार पहली लिमिट रखेंगे तो माइनस का कॉस थीटा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस लगा के ऑलरेडी माइनस लगाया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और दूसरी लिमिट है आपकी थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको अच्छे कदमों में लिख लो, तो अच्छे पदों में लिख लो, तो वो पद क्या हो जाएंगे, तो कॉस थीटा 1 में से कॉस थीटा 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। W बराबर PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ओके। अब यहाँ से W बराबर, अगर मैं यहाँ पर आपको ये करने के लिए कहूँ कि शुरुआत में आपने थीटा का मान 0 रखा और थीटा 1 का मान 0 रखा और बाद में आपने थीटा कोण से घुमाया है, तो अब यहाँ पर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, क्या कर दूँ बेटा वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, तो W बराबर PE कॉस, और ये थीटा 1 की जगह 0 माइनस कॉस थीटा 2 की जगह थीटा, W बराबर PE ये कॉस 0 की जगह 1 माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा ही रहेगा, ओके। और यहाँ पर हमें एक सुंदर सा कैसा बेटा सुंदर सा फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया है, और ये जितने थीटा से हम घुमाएंगे वो थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखनी है और हमें यहाँ पर मिलने वाला कार्य प्राप्त हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ एक विशेष कार्य, बच्चा लोगों ध्यान देना, यहाँ पर विशेष कार्य क्या है, तो विशेष कार्य या विशेष स्थिति देखते हैं अब यहाँ पर। तो विशेष स्थिति देखेंगे, अगर मैं इस द्विध्रुव को 0 डिग्री से घुमाऊं तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा बेटा, अगर मैं इसको
0 डिग्री से घुमाऊँ यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ठीक है, 0 डिग्री से घुमाऊँ तो यहाँ पर W का मान कितना आएगा, तो W बराबर PE 1 माइनस cos 0 and we know that what is the value of cos 0, the value of cos 0 is 1, है ना, आप सभी जानते हैं। तो W बराबर PE 1 माइनस 1, अगर 1 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नाउ वी गेट 0, शून्य। अब हमें W का मान मिलेगा यहाँ पर 0, ठीक है। अगर विशेष स्थितियाँ में मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर मैं इसको 90 डिग्री से घुमाऊँ यानी कि इस द्विध्रुव को मैं लंबवत कर दूँ तो थीटा का मान आप कितना लगाएंगे, 90 डिग्री, ठीक है। क्या लगाएंगे आप, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए अब मैं यहाँ कर दूँगा, तो W बराबर PE 1 माइनस cos 90 एंड वी नो डेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, तो डेट इज 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, W बराबर, अब 1 में से 0 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको केवल यहाँ पर प्राप्त होगा PE, ठीक है। तो W बराबर PE। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है बेटा, वो है कि यदि थीटा को यानी कि इसको 180 डिग्री घुमा दूँ, ये ऐसा था है ना, यानी कि ये रखा, उसको मैं 180 डिग्री घुमा रहा हूँ विद्युत क्षेत्र के साथ, ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री, यानी कि थीटा डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो W बराबर PE 1 माइनस cos 180 and we know that what is the value of cos 180 degree and that is -1, ओके। हम जानते हैं कि ये वैल्यू कितनी होती है cos 180 की, तो आप कहेंगे -1 और -1 रखेंगे तो -1 और माइनस हो जाएगा +1 और 1 और 1 हो जाएगा 2। यहाँ पर कैलकुलेट करके 2 आएगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई अगर आप P से करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 2PE। और ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये कभी कभी टिक मार्क में पूछ लिया जाता है, यूपी बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक कभी कभी टिक मार्क में पूछ लिया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई सा थोड़ा सा भी डाउट आया है तो आप बेझिझक है कि कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा एक कदम करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देंगे तब भी इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर में सभी टॉपिक क्लियरली समझ में आए होंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं MS मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।